गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम चैप्टर नंबर आपके 37 में थे। 37 नंबर चैप्टर जिसका नाम है म्यूटेशन। कल हमारा जो लास्ट टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर हमने क्या बात की थी? टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन की बात की थी, जिसके अंदर मैंने आपको इसके दो प्रकार जो थे वो बता दिए थे। पहला जो था वो था आपके संक्रमण की हमने बात कर ली थी, और दूसरा जो था वो था अनुपथन। इसकी भी हमने बात कर ली थी। आज अब जो 3 नंबर रहेगा उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। 3 नंबर जो है उसकी बात करने वाले हैं, जिसका 3 नंबर जो हम बात करने वाले हैं वो है फ्रेम शिफ्ट। कौन सा है? फ्रेम शिफ्ट। इंग्लिश में भी इसको फ्रेम शिफ्ट बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है फ्रेम शिफ्ट के अंदर। फ्रेम शिफ्ट में जीन उत्परिवर्तन जो है उसमें इसका जो डीएनए की संरचना है उसके अंदर आप लोगों को पता है क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। या तो इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड, 2 होते हैं, या तो एक की क्या हो जाएगी? हानि या प्राप्ति होती है। या तो लाभ हो जाएगा या हानि हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? पूरे जीन व जीनों की जो कोड हैं उनका पढ़ने का जो फ्रेम है वो बदल जाता है। पढ़ने का फ्रेम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए इसे फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं। फ्रेम, पढ़ने की जो फ्रेम है वो क्या हो जाती है? अलग या परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्रेम शिफ्ट जो है वो बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक फ्रेम लेते हैं हम, CAT ये लेते हैं। जब इसमें एक न्यूक्लियोटाइड की हानि या प्राप्ति होगी तो ये इस प्रकार से हो जाता है। किस प्रकार से? CATA। देखिए CATA, यहाँ पे इस C की जगह क्या आ गया? ये A आ जाता है। तो उसके बाद में TCCACATCAT, ये इस फ्रेम को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ये इसका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या हो गया? बदल गया एक न्यूक्लियोटाइड की हानि या प्राप्ति से। ये था आपका फ्रेम शिफ्ट। इसके बाद में 4 नंबर बात करते हैं अप्रायक। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो मिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेंस बोलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप जो आनुवंशिक कोड है, इनके प्रतिस्थापन के फलस्वरूप, न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप जो आनुवंशिक कोड है या जेनेटिक्स कोड है, जेनेटिक्स कोड जो है में परिवर्तन से एक दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ जाता है। एक क्या हो जाएगा? सेकंड एमिनो एसिड जो है वो जुड़ जाता है। दूसरा क्या जुड़ जाता है? एमिनो अम्ल जुड़ जाता है, और परिवर्तित प्रोटीन से सिकल सेल हीमोग्लोबिन जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। सिकल सेल हीमोग्लोबिन जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके अंदर अपार्यक के अंदर सीधी सी बात है, क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक अन्य एमिनो अम्ल जो है वो जुड़ जाएगा प्रतिस्थापन के कारण। 5 नंबर है निरर्थक। क्या है? निरर्थक अर्थात नॉनसेंस। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉनसेंस। ठीक है, निरर्थक। इसके अंदर क्या होगा? जो आनुवंशिक कूट है, जेनेटिक्स कोड जो है वो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर इस प्रकार से परिवर्तित होता है कि आधे रास्ते में एक निरोधक अर्थात रोकने वाला निरोधक कोडोन बन जाता है। क्या बन जाता है? आधे रास्ते में एक निरोधक कोडोन बन जाता है। निरोधक का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। तो ये आधे रास्ते में एक निरोधक बन जाता है जो कोई भी प्रोटीन उत्पन्न नहीं करती है। देखिए इस प्रकार से एक लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, GAA
डबल ए, ये एक क्रम है। तो अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हो जाता है जी डबल ए, और अब जी की जगह यू आ जाता है, जी की जगह क्या आ जाता है, यू डबल ए जी डबल ए। तो इस प्रकार से ये बनता है। अब देखिए यहाँ पे इस जी की जगह यू आया है और एक आनुवंशिक कोड क्या बन जाता है, यू डबल ए बन जाता है। और हमेशा याद रखना आनुवंशिक कोड जो यू डबल ए है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। यू डबल ए होता है, ये एक निरोधक कोडोन होता है। क्या होता है, निरोधक कोडोन होता है, इसको रोकने वाला कोडोन होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं। लास्ट अगर बात करें हम 6 नंबर प्रकार की, तो वो है निक। 6 नंबर अगर बात करें तो वो क्या है, निक। इसे इंग्लिश में बोला जाता है साइलेंट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, साइलेंट। निक की बात करते हैं तो निक के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन से कोई भी लक्षण प्रारूप परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी जो फिनोटाइप है वो प्रारूप नहीं होता है। चाहे न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो लेकिन उससे फिनोटाइप के अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होता है, इसलिए इसको साइलेंट या निक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइलेंट या निक बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन में 5 प्रकार पढ़े। एक पहला संक्रमण, दूसरा अनुपतन, तीसरा फ्रेम शिफ्ट, चौथा अपार्यक और 5वां निरर्थक नॉनसेंस जिसे बोला जाता है, और जो अगला छठा था वो था निक या साइलेंट। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा आज का नया टॉपिक, वो रहेगा जीन म्यूटेशन की विशेषताएं, अर्थात जीन उत्परिवर्तन की विशेषताएं। जीन उत्परिवर्तन की विशेषताएं। जीन उत्परिवर्तन की परिभाषा पढ़ ली, जीन उत्परिवर्तन के प्रकार पढ़ लिए। अब जीन उत्परिवर्तन की कुछ 5, 7, 8 विशेषताएं दे रखी हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, जीन म्यूटेशन की पहली जो है, इसकी अगर बात करें तो जीन उत्परिवर्तन पूर्ण रूप से अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, जीन उत्परिवर्तन क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अनिश्चित होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जीन उत्परिवर्तन होगा। तो ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से अनिश्चित होते हैं। 2 नंबर अगर बात करें तो जीन उत्परिवर्तन जो होते हैं बिना किसी पूर्व अनुमान के भी हो सकते हैं। तो भाई निश्चित नहीं है तो पूर्व अनुमान के भी ये आसानी से हो सकते हैं। 3 नंबर अगर बात करें तो कोई भी जीन कितनी ही बार उत्परिवर्तित हो सकती है। कोई भी जीन जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर उपस्थित है, वो कितनी बार ही क्या हो सकती है, उत्परिवर्तित हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो 1 बार या 2 बार ही उत्परिवर्तित हो। उत्परिवर्तन जीन जो है कुछ समय के लिए सामान्य अवस्था में भी रह सकती है। सामान्य अवस्था को मतलब विल्ड जो स्टेज है उसके अंदर भी रह सकती है। 4 नंबर की बात करें तो जीन उत्परिवर्तन एक दिशा में होता है। हमेशा ही किस दिशा में होता है, एक दिशा में। किस दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। और ये एक स्थिति पूरा होकर पुनः उत्परिवर्तित होते होते अपनी एक ही पुनः क्या है, उत्परिवर्तित जो है वो होते होते अपनी मूल अवस्था या सामान्य स्थिति भी क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें 5 नंबर की, तो लगभग सभी जीवों के वर्तमान में पाए जाने वाले सभी जीन जो है वो मूल जीन के उत्परिवर्ती रूप ही होते हैं। मूल जीन के क्या होते हैं, मूल जीन के जो प्रवृत्ति हैं वही रूप होते हैं। 6 नंबर अगर बात करें तो कुछ उत्परिवर्ती रूप प्रभावी होते हैं। ठीक है, कुछ उत्परिवर्ती रूप क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। 7 नंबर अगर बात करें तो अधिकतर उत्परिवर्तन जीव के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जीवों के लिए क्या होते हैं, जीव के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्योंकि कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल है, उसके जीन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसके लिए क्या है, हानिकारक या विनाशात्मक होगा। 8 नंबर अगर बात करें तो प्रभावित जीन उत्परिवर्तन के कारण कोशिका जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जल्दी ही किसको प्राप्त हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में 9 नंबर अगर बात करें तो कुछ सूक्ष्म प्रभावी उत्परिवर्तन जिनका प्रभाव कोशिका की क्रिया के साथ मिलता है वे लंबे समय तक क्या है, बने रहते हैं।
ठीक है। और उसमें उत्परिवर्तन होने के बाद भी क्या है, कोशिका जो है वो क्या रहती है, जीवित रहती है। ये थी जीन उत्परिवर्तन की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जीन उत्परिवर्तन को प्रभावित अथवा प्रेरित करने वाले कारक। जीन उत्परिवर्तन को प्रभावित अथवा प्रेरित करने वाले कारक, प्रेरित करने वाले कारक, प्रभावित या प्रेरित करने वाले कारक, इनके हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और कौन कौन से कारक हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो देखिए, जीन उत्परिवर्तन की दर है वो अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। क्या होती है? अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। इन कारकों में से कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो क्या है, का प्रयोग कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल म्यूटेशन के लिए भी इनका जो है उपयोग किया जाता है। इस हेतु एक वैज्ञानिक था सर्वप्रथम, जिसका नाम था मुल्लर। कौन सा वैज्ञानिक था? मुल्लर वैज्ञानिक था। और इस मुल्लर वैज्ञानिक ने 1927 के अंदर जो ड्रोसोफिला मक्खी है, कौन सी मक्खी है? ड्रोसोफिला मक्खी है, पर एक्स किरणों के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? एक्स किरणों के द्वारा इसको समझाया था। और मुल्लर द्वारा इस प्रकार से कार्य किए गए थे, इस क्षेत्र में वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, माने जाते हैं। और मुल्लर को इस काम के लिए इन्होंने 1927 में ये काम किया था, और 1946 के अंदर साइंस में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है, नोबेल प्राइज़, वो इनको मिला था। क्या मिला था? 1946 के अंदर नोबेल प्राइज़ जो है वो इनको मिला था। इसके बाद में देखिए, प्रभावित करने वाले कारक हो गए उत्परिवर्तन जन, हमने शुरुआत में भी पढ़ा था। अर्थात ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन का कारण बनते हैं, वे पदार्थ या कारक जो किसी कोशिका में क्या करते हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। और उत्परिवर्तन जन है वो कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये कि उत्परिवर्तन जन कौन कौन से होंगे, हम उनकी बात करते हैं। ये अल्ट्रावायलेट किरणें हो सकती हैं, यूवी जो किरणें हैं वो हो सकती हैं। भाई, उत्परिवर्तन के कारण जो हैं उनमें कौन कौन से हो सकती हैं? यूवी किरणें हो सकती हैं। रेडियो पदार्थों से निकली जो एल्फा बीटा गामा किरणें हैं वो हो सकती हैं। एल्फा बीटा गामा किरणें वो हो सकती हैं। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन हो सकते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड गैस जो रासायनिक उत्परिवर्तन जन है, ये ऊपर वाले तो क्या थे? फिजिकली, ठीक है। अगर बात करें, मस्टर्ड गैस हो सकती है, एक्टिनोमाइसिन डी गैस हो सकती है, ठीक है। और 5 नंबर अगर बात करें तो तापक्रम वर्धी उत्परिवर्तन की दर भी इसको क्या करती है? दर को बढ़ाती है। कौन? तापमान वृद्धि अगर होती है तो भी उत्परिवर्तन की दर को वो क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जीन म्यूटेशन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। अगला म्यूटेशन आपके है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, उसकी हम जो है बात आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे।